वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम ऑपरेशनल सेफ्टी प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिसको पता नहीं है कि सेफ्टी में हमारी क्या ज़िम्मेदारी है और सेफ्टी में काम कैसे करना है, क्या होता है इसमें। तो इस टॉपिक से बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। इसमें हमें ये पता चल जाएगा कि जो परमिट सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, इसका क्या रोल है और हम क्यों लेते हैं ये। क्योंकि परमिट के बग़ैर किसी भी साइट में, लेकिन अगर हम साबिक टोटल सेफ्टी और स्पेशली आरामको की बात करते हैं तो वहाँ पे इम्पॉसिबल है परमिट के बगैर काम करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशनल सेफ्टी प्रोसेसेस का एक टॉपिक दिया हुआ है जिसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में कहते हैं कि ये मेन सेफ्टी सिस्टम है और ये डेंजरस वर्क को कंट्रोल करता है। मतलब इसमें जो रिस्क होता है, किसी भी एक्टिविटी में जो रिस्क होता है उसको कंट्रोल करता है। यहाँ पे मेंशन भी है। ठीक है, ये एक परमिशन है, बल्कि सिर्फ परमिशन नहीं, ये रिस्क को कंट्रोल करने का एक टूल है। ठीक है, जो परमिट सिस्टम है ये सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं, बल्कि इस पे बाकायदा ईश्वर साइन करके आपको अलाउ करता है काम करने के लिए। तो इसमें हमारे पास 4 किस्म के परमिट है, जिसमें रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो है। ये हार्ड वर्क के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और ये कोल्ड वर्क के लिए, कन्फाइंड स्पेस के लिए ग्रीन, और येलो जो है वो इक्विपमेंट ओपनिंग के लिए। तो इसके साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो एक नंबर लिखा होता है सरों के साथ, तो इसको जीआई कहते हैं। और ये इस परमिट का जीआई है। जीआई स्टैंड फॉर जनरल इंस्ट्रक्शन। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें तफसील से बात होगी कि जीआई क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हम यहाँ पे ये नंबर लिखते हैं और इसका क्या मकसद है। ठीक है, इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे दूसरी वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ इसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो ये 3 परमिट जो है पहले वाले, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अरामको साइट पे। इसका जो इस्तेमाल है ये थोड़ा क्रिटिकल है और क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए लिया जाता है। और इसके साथ ये आइसोलेशन लॉकआउट भी मेंशन है, क्योंकि ये एक ही चीज़ है। ठीक है, ये परमिट है और ये इसका प्रोसेस है नीचे वाला। तो हम शुरू करते हैं हार्ड वर्क से। सबसे पहला क्वेश्चन ये रेज होता है कि परमिट का क्या मकसद है, हम क्यों परमिट लेते हैं। ये रिस्क को कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा मेथड है, यहाँ पे भी मेंशन है। हम इसको तफसील से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जब तक आप इस सिस्टम को समझेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि परमिट का क्या मकसद है। जिस तरह हम काम करते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इसमें हम कोई परमिट नहीं लेते। अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होते हैं तो वहाँ पे लिया जाता है, लेकिन वो भी बहुत परसेंटेज में कम है। मतलब अब 10% से भी कम समझ लें। लेकिन अगर हम ऐसी कंट्रीज़ में जाते हैं जिस तरह के यूरोप कंट्रीज़ हो गए या गल्फ़ कंट्रीज़ हो गए, तो वहाँ पे बाकायदा ये सिस्टम चलता है, क्योंकि उनको पता है कि एक छोटी सी गलती से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो हम बाकायदा शुरू करते हैं फर्स्ट वन, हॉट वर्क परमिट। तो जिस तरह के नाम से भी ज़ाहिर है हॉट वर्क, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें स्पार्क क्रिएट्स हो, हीट हो या फ्लैम हो, तो उसके लिए हम हॉट वर्क परमिट लेते हैं। अब इन एक्टिविटीज़ के लिए हार्ड वर्क परमिट क्यों लेते हैं, ताकि कोई भी फायर या एक्सप्लोजन ना हो। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम ये परमिट लेते हैं। जब ईश्वर साइट पे आता है तो वो चेक करता है पहले, और अगर वो सेटिस्फाई है कि यहाँ पे प्रॉपर फायर प्रिवेंशन सिस्टम मौजूद है, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम मौजूद है, तो वो फिर अलाउ करता है और साइन कर देता है कि ठीक है आप काम कर सकते हो। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, वहाँ पे कंबस्टेबल मटेरियल्स एक्टिविटी के नज़दीक पड़े हैं, फायर प्रिवेंशन सिस्टम नहीं है, फायर प्रोटेक्शन नहीं है, फॉर एग्जांपल फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह, तो फिर वो साइन नहीं करता। जब ईश्वर परमिट रिसीवर को साइन कर लेता है तो इसके बाद फिर परमिट रिसीवर और सेफ्टी ऑफिसर्स की ज़िम्मेदारी होती है कि वो साइट को बरकरार रखे और ऐसी कोई भी अनसेफ एक्ट से या अनसेफ कंडीशन से बचाए। ठीक है, या अगर हो तो वो फिर रिपोर्ट करे। तो यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, टॉर्च कटिंग, ये सारी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें स्पार्क्स होते हैं, यूजिंग स्पार्क्स प्रोड्यूसिंग टूल्स। ठीक है, जो भी ऐसे टूल्स है जिसमें स्पार्क प्रोड्यूस होता है तो फिर हॉट वर्क परमिट लेना पड़ता है। एब्रेसिव ब्लास्टिंग, इसमें कंबस्टन इंजन यूज़ होता है या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, तो इसके लिए भी हमें हॉट वर्क परमिट लेना पड़ता है। यहाँ पे देखो रनिंग कंबस्टन इंजन है किसी भी एक्टिविटी में, तो उसके लिए ये परमिट लेना पड़ता है। वर्किंग नियर लाइव इलेक्ट्रिकल सिस्टम,
चाहे हमारी एक्टिविटी कोल्ड वर्क की है, लेकिन अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के नज़दीक काम करते हैं तो फिर भी हमें हॉट वर्क परमिट लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से कोई आग लग सकती है, हमें करंट लग सकता है। तो इसके लिए फिर हमें फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए फिर हॉट वर्क परमिट लेना पड़ता है। ठीक है, और इसका मकसद भी यही है कि हम उस एरिया को सेफ़ रखें किसी भी फ्लेमेबल मटेरियल से, किसी भी गैसेस से। तो काम स्टार्ट करने से पहले इसको इंश्योर करना इंतहाई ज़रूरी है। हॉट वर्क के बाद हमारे पास है कोल्ड वर्क परमिट 9873-3, इसका जीआई नंबर। तो ये ब्लू फॉर्म में होता है। और अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर कोल्ड वर्क परमिट है, यहाँ पे कोई स्पार्क नहीं है इस परमिट में, तो हमें फिर इस परमिट की क्या ज़रूरत पड़ती है, हम क्यों ये परमिट लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा परमिट है जिसमें कोई हीट या स्पार्क्स नहीं होते, लेकिन फिर भी ये रिस्की होता है। ठीक है, इसमें रिस्क होता है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें स्पार्क या हीट तो नहीं है, लेकिन रिस्क फिर भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई इसके फोल्डिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं या खोल रहे हैं, ठीक है, इरेक्टिंग कर रहे हैं या डिसमेंटलिंग कर रहे हैं, तो फिर उसमें इंतहाई रिस्क है, क्योंकि वो वर्क एट हाइट पे काम है, वो ऊंचाई पे काम है, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। ये कोल्ड वर्क परमिट असल में हमें किसी भी रिस्क से बचाते हैं। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि कोई भी ऐसा रिस्की काम तो नहीं है जिसमें आपको हाई चांसेस है रिस्क का। ठीक है, तो ये रिस्क को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये आपको ईश्वर जो है, अगर आप वर्क एट हाइट पे काम कर रहे हो, कोई भी रिस्की काम कर रहे हो, तो ईश्वर जब आता है वो चेक करता है कि आपका जो सेफ़ प्रोसेस है वो इंस्टॉल्ड है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ पे फॉल प्रिवेंशन सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर फॉल प्रोटेक्शन यूज़ करना पड़ता है। तो वो फिर इंश्योर करता है कि आपके पास ये सिस्टम है या नहीं है। ठीक है, हैंड एक्सकेवेशन जो हम हाथ से खुदाई करते हैं, तो इस एक्टिविटी में फिर हॉट वर्क की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कोल्ड वर्क की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई मशीनरी वगैरह यूज़ नहीं होता। हाँ, अगर यहाँ पे मशीनरी यूज़ होता तो फिर हमें हॉट वर्क परमिट की ज़रूरत होती। इसी तरह पेंटिंग विद ब्रशेज़, अगर ये ब्रशेज़ से है, हाथ से कर रहे हैं, तो फिर कोल्ड वर्क काफ़ी है। अगर हम यहाँ पे कोई मशीनरी यूज़ करते हैं, जिस तरह के पेंटिंग स्प्रे वगैरह में यूज़ होता है, तो फिर भी हॉट वर्क परमिट की ज़रूरत पड़ती है। इंस्टॉलिंग शोरिंग, इसके बारे में अलग से तफसील से हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो केविन से बचने के लिए जो सिस्टम इंस्टॉल होता है, केविन प्रिवेंशन सिस्टम आप कह लें, उसको हम शोरिंग कहते हैं। और इसका मकसद भी यही है कि हम आइडेंटिफाई करें और कंट्रोल करें किसी भी हज़ार्ड को, चाहे वो टॉक्सिक गैसेस है या अनस्टेबल ग्राउंड है या कोई भी ऐसी ज़रूरी पीपीईज़ है जो उस एक्टिविटी में दरकार है, या उसके लिए बैरिकेशन का इंस्टॉल करना इंतहाई ज़रूरी है, तो उसके बगैर जो है आपको परमिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इंश्योर करना पड़ता है ईश्वर को कि ये चीज़ें है या नहीं है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो मैंडेटरी पीपीईज़ के साथ साथ स्पेशल पीपीईज़ भी दरकार होती है, तो वहाँ पे ईश्वर इंश्योर करता है। इसके साथ यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है कि गैस टेस्टिंग। गैस टेस्टिंग हम असल में करते हैं कन्फाइंड स्पेस के लिए, क्योंकि वो जगह जो है कंजस्टेड होता है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होती, तो वहाँ पे बहुत इशू होता है कि या ऑक्सीजन कम होता है या दूसरे टॉक्सिक गैसेस ज़्यादा होते हैं, तो उस वजह से हमें गैस टेस्टिंग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये रेयर केसेस होते हैं कि हम कोल्ड वर्क परमिट में गैस टेस्टिंग करते हैं। वो असल में अगर हम किसी भी कंजस्टेड एरिया में काम करते हैं, चाहे वो कन्फाइंड स्पेस ना हो, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वो कंजस्टेड एरिया जो है कन्फाइंड स्पेस में चेंज हो जाती है, मतलब वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, हम पेंटिंग का ले लें, तो इसमें टॉक्सिसिटी होती है। ठीक है, तो अगर हम कंजस्टेड एरिया में पेंटिंग कर रहे हैं कंटिन्यूसली 2-3 घंटे 4 घंटे वहाँ पे गुजारते हैं, तो हाई चांसेस है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो। ठीक है, तो अगर 19.5 से भी ऑक्सीजन कम होता है तो सफोकेशन का बड़ा मसला होता है। तो इस वजह से कहीं कहीं जगहों पे गैस टेस्टिंग ज़रूरी होता है। ठीक है, वो रिक्वायर्ड होता है कोल्ड वर्क में भी, लेकिन ये रेयर केसेस होते हैं। इसी तरह 3 में है हमारे पास कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट। ये एक परमिट है जो सिर्फ एंट्री के लिए हम लेते हैं। किसी भी कन्फाइंड स्पेस में जब हम इंटर होते हैं तो सिर्फ एंट्री के लिए ये परमिट लेना पड़ता है। बाकी अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके लिए या तो हम हॉट वर्क लेते हैं या कोल्ड वर्क लेते हैं। ठीक है, इन 2 परमिट्स में से, या इक्विपमेंट ओपनिंग का परमिट लेना पड़ता है। तो ये परमिट जो है, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती, बल्कि सिर्फ एंट्री के लिए ये परमिट यूज़ होता है। ठीक है, इसका जीआई नंबर है 1973-4। और यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कन्फाइंड स्पेस है क्या। तो कोई भी ऐसी जगह जो रहने के लिए ना हो, ठीक है, वहाँ पे हम बहुत ही कम टाइम के लिए अंदर जा सकते हैं, तो उसको कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। यहाँ पे और भी तफसील से बयान किया हुआ है कि हम बहुत थोड़े टाइम के लिए जा सकते हैं। ये असल में डिज़ाइन नहीं किया हुआ होता
रहने के लिए हम उधर स्टे नहीं कर सकते ज़्यादातर। और इसमें कोई भी हज़ार्डस गैसेस हो सकते हैं, कोई भी ऐसी टॉक्सिक गैसेस हो सकते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, या अदर सीरियस रिस्क हो सकते हैं जिस तरह के लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, या मैकेनिकल हज़ार्ड्स हो गए जिस तरह के शार्प एजेस हो गए, स्लिप ट्रिप हज़ार्ड हो गए, मूविंग पार्ट्स हो गए, या कोई और ऐसा खतरा जिसमें हमें कोई भी नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो इस सिचुएशंस में हमें कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ऐसी जगह में हम इस परमिट के बगैर अंदर नहीं जा सकते। इसमें गैस टेस्टिंग भी होता है, ईश्वर बाकायदा आता है साइट पे, चेक करता है। और अगर ऐसी जगह है जिसमें कोई लाइव चीज़ है, ठीक है, कोई पाइप वगैरह इंस्टॉल हुआ है जिस तरह के इस परमिट में हम डिस्कस करेंगे, तो पहले उसको बंद करना पड़ता है, वो फिर परमिट नहीं दे सकता। तो ईश्वर इंश्योर करके परमिट रिसीवर को साइन कर देता है, और फिर आगे परमिट रिसीवर और सेफ्टी ऑफिसर चेक करता रहता है, फिर उसकी ज़िम्मेदारी लग जाती है। तो जो सिचुएशंस हमने यहाँ पे डिस्कस की वो असल में आपको इन चीज़ों में मिलेंगे। ठीक है, या तो टैंक्स होंगे, या मैन होल्स, या सेवर्स, वॉल्स, एक्सकेवेशंस डीपर देन 1.2 मीटर। अगर ज़्यादा गहरा एक्सकेवेशन है तो वहाँ पे भी अंदर से भी टॉक्सिक गैसेस आ सकते हैं, वो कंजस्टेड भी होता है, तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, कोई और मसला हो सकता है। तो इस वजह से भी अगर 1.2 मीटर से गहरा है तो वहाँ के लिए भी कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट लेना पड़ता है। ठीक है, और इस तरह वेसल इंटीरियर्स के लिए भी हम इस परमिट को इसी मकसद के लिए लेते हैं कि हम सबसे पहले एयर क्वालिटी को चेक करते हैं, ठीक है, गैस टेस्टिंग करते हैं, और वहाँ पे रेस्क्यू इक्विपमेंट चेक कर लेते हैं कि अगर आप कन्फाइंड स्पेस के अंदर जा रहे हैं तो आपके पास रेस्क्यू इक्विपमेंट है या नहीं है, जिस तरह के ट्राइपॉड, स्ट्रेचर वगैरह हो गए। तो अगर ऐसी कन्फाइंड स्पेस है, ऐसी जगह है जहाँ से अगर बंदा उधर बेहोश हो जाए तो दूसरा बंदा उसको अकेले या 2 बंदों के साथ नहीं लेके आ सकते। अगर सीढ़ी वगैरह पे उतरना है किसी कन्फाइंड स्पेस में तो वहाँ से बंदे को उठाना इंतहाई मुश्किल है। तो अरामको में हमें किसी भी इंसिडेंट के लिए तैयार रहना है, जिस तरह हमने सेफ्टी पॉलिसी में पढ़ा हुआ है कि किसी भी इंसिडेंट के लिए पहले से तैयार रहना है। तो अगर कोई बंदा नीचे बेहोश हो जाए तो उसको कैसे उठाना है आपने वो पहले से एक्सप्लेन करना है। तो उसके लिए हम ट्राइपॉड वगैरह यूज़ करते हैं, और अगर इस तरह कोई बंदा बेहोश हो जाए तो इसको फिर हम रेस्क्यू कर सकते हैं। तो रेस्क्यू इक्विपमेंट जो है पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है, और इसके साथ स्टैंड बाई मैन का होना भी इंतहाई ज़रूरी है। वो सिर्फ इंट्री और एग्ज़िट करता है लोगों को, उसके साथ बाकायदा लॉक शीट होता है, और जो बंदे अंदर जाते हैं बाहर आते हैं उसका बाकायदा साइन लेते हैं कि ये बंदे अंदर है, काम कर रहे हैं, ये बंदे अभी बाहर चले गए हैं। ठीक है, इसके साथ हमारे पास फोर्थ परमिट है इक्विपमेंट ओपनिंग, या लाइन ब्रेक परमिट भी इसको कहते हैं। ये येलो फॉर्म में होता है और इसका GI नंबर 9873-1 है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं परमिट को, इसके बाद इसके एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। तो ये परमिट जो है सिर्फ हम लाइव प्लांट में लेते हैं, और कोई भी ऐसी प्रेशराइज सिस्टम है जिसको ओपन करना है, ठीक है, उसके लिए हम ये परमिट लेते हैं, जिस तरह के यहाँ पे नाम से भी ज़ाहिर है इक्विपमेंट ओपनिंग। इसमें पाइप्स शामिल है, वॉल्स है, या टैंक्स है, इस तरह की चीज़ों के लिए हम ये परमिट लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये पाइप्स, वॉल्स और टैंक्स तो उधर कन्फाइंड स्पेस में भी थे, तो अगर उधर है तो यहाँ पे क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो असल में अगर ये लाइव है, मतलब चल रहे हैं, तो उसके लिए इस परमिट की ज़रूरत होती है। अगर आपने ये परमिट लेके इसको ऑफ़ किया, कट ऑफ किया, डिस्कनेक्ट किया, फिर इसके बाद आपको कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जब आप इसके अंदर जाते हो, अभी इसके अंदर नहीं जाना है, अभी सिर्फ पाइप्स को डिस्कनेक्ट करना है, वॉल्व को बंद करना है, ठीक है, और टैंक्स को डिस्कनेक्ट करना है, उसके साथ जो भी कनेक्शन है, जो भी पाइप्स वगैरह आए हुए हैं उसको बंद करना है। तो इसको बंद करने के लिए आपको इस परमिट की ज़रूरत पड़ती है। चूँकि ये लाइव सिस्टम होता है तो इसमें जो मटेरियल्स होते हैं वो फ्लेमेबल हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, या हाई प्रेशर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इंतहाई रिस्क होता है। इसमें आप यहाँ भी देख सकते हैं कि अगर हम ओपनिंग करते हैं किसी ऑयल का या गैस लाइंस का तो फिर हम ये परमिट लेते हैं। ब्रेकिंग स्टेम और कंडेंसेट लाइंस, ओपनिंग लाइंस विद H2S, ठीक है, नाइट्रोजन या एसिड्स, तो चाहे वो हाइड्रोजन सल्फाइड है, नाइट्रोजन है, एसिड्स है, या कंडेंसेट लाइंस है, ब्रेकिंग स्टेम है, या ऑयल एंड गैस है, कोई भी चीज़ है, ये इंतहाई रिस्की है। उसको क्लोज़ करने के लिए हम वैसे ही जाके इसको क्लोज़ नहीं कर सकते या इसको ओपन नहीं कर सकते। तो इसके लिए ऑपरेशन में बाकायदा ट्रेंड बंदे बैठे होते हैं, उससे परमिशन लेनी पड़ती है, उसके पास जाना पड़ता है, वो फिर परमिट पे साइन करता है कि ठीक है आप जा सकते हो। वो फिर बाकायदा एक प्रोसेस के थ्रू इसको बंद करना पड़ता है और उसको बताना पड़ता है। ठीक है, मकसद भी बताया गया है कि हम क्यों ये परमिट लेते हैं। हम इंश्योर करते हैं पहले कि जो एनर्जी या प्रेशर
किसी भी ओपनिंग या क्लोजिंग से पहले सेफली आइसोलेटेड है या नहीं है, ठीक है। तो इसको आइसोलेट करना इंतहाई ज़रूरी होता है। यहाँ पे नीचे इसके साथ GI 6.012 मेंशन है। वो कहते हैं कि इसको मस्ट फॉलो करना है। ये एक आइसोलेशन प्रोसीजर है जो हम इस सूरत में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 6.012 एक जनरल इंस्ट्रक्शन है आइसोलेशन का कि हमने किस तरह इसको कंप्लाई करना है। तो आइसोलेशन या लॉकआउट एंड होल्ड टेक्स सिस्टम क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि इसमें एक्सीडेंटल स्टार्टअप हो सकता है। अगर आप किसी को बताए बगैर एक लाइव प्लांट में जाते हैं और एक वाल्व को आप खोलते हैं या बंद करते हैं, तो अगर आप खोलते हैं हो सकता है कि आगे इस पे काम चल रहा हो, ठीक है, तो ये एक्सीडेंटल स्टार्टअप हो गया। अगर आप बंद कर रहे हो तो आप प्लांट का कोई भी नुकसान कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक छोटी सी पाइप चल रही होती है और उस पर पूरा प्लांट चल रहा होता है। तो अगर आपने वो पाइप बंद कर दिया, एक छोटा सा वाल्व जो है आपने बंद कर दिया, तो कोई भी नुकसान हो सकता है। और ये नुकसान जो है प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, बंदे का भी हो सकता है और इन्वायरमेंट का भी हो सकता है, ठीक है, जिस तरह के अरामको पॉलिसी में हमने पहली लाइन में ये पढ़ा था। तो इस वजह से हमें इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें कुछ स्टेप्स है। पहले हम इसको परमिट वगैरह लेके इसको फिर लॉक करते हैं, इसके बाद टैग लगाना पड़ता है, फिर इसके ऊपर हम काम करते हैं, उस सिस्टम को या उस टैंक को क्लियर करते हैं और फिर हम ट्राई करते हैं जब हम रीस्टार्ट करते हैं। और इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी दिया गया है 7 स्टेप्स में। कहते हैं कि पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एनर्जी है, कौन सी एनर्जी सोर्स है, फिर इसको शट डाउन करते हैं और फिर ड्रेन करते हैं। अगर टैंक्स है तो हम इसको फिर ड्रेन करते हैं, खाली करते हैं, ठीक है, या अगर कोई स्टोर्ड एनर्जी है तो इसको हम वेंट करते हैं, इसको रिलीज़ करते हैं। फिर लॉक लगाना पड़ता है और इसके ऊपर टैग लगाना पड़ता है हर आइसोलेशन पॉइंट पे। इस पे हम डेंजर भी लिखते हैं, डू नॉट ऑपरेट का टैग भी लगाते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी बंदा उस टैग को देखे और इसको ना खोले, उसको हाथ ना लगाए। फिर इसको ड्रेन करके, साफ़ करके, हाइड्रोजेटिंग और बाकी जितना भी प्रोसेस है उसको करके क्लियर करते हैं लोगों से और टूल्स से। हम इसको चेक करते हैं डबल के वहाँ पे कोई बंदा तो नहीं है, वहाँ पे कोई टूल्स तो नहीं पड़े हैं। इसके बाद फिर हम ट्राई करते हैं और स्टार्ट द इक्विपमेंट, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली चला नहीं सकते, इसको पहले हम स्टार्ट करते हैं फिर इसके बाद चलाते हैं। और कोई भी पर्सन अलाउड नहीं है लॉक को रिमूव करना या टैग को रिमूव करना, बल्कि वो बंदा रिमूव करेगा जिस बंदे ने लॉक लगाया है और टैग लगाया है, ठीक है, वही बंदा सिर्फ अलाउड है उसको रिमूव करने का। ये भी हम सेफ्टी के लिए फ़ॉलो करते हैं, क्योंकि अगर एक बंदे ने लॉक और टैग लगाया हुआ है और दूसरा या तीसरा बंदा आता है वो रिमूव करता है किसी को बताए बगैर, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से जिस बंदे ने लगाया है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रखता है, वो ज़िम्मेदार बंदा होता है, तो उसी को रिमूव करने की इजाज़त है, ठीक है, वो बंदा सिर्फ रिमूव कर सकता है। जब काम मुकम्मल हो जाए, लॉक्स टैग्स को रिमूव करे, तो फिर इसके बाद हर बंदे को बताना पड़ता है, जो भी वहाँ पे टीम है काम कर रहा है, तो स्टार्ट करने से पहले सबको बताना पड़ता है कि हम ये रिस्टार्टिंग करने वाले हैं, ताकि उधर कोई भी ना जाए, ठीक है। हमारे पास 3 किस्म के आइसोलेशन है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक। इलेक्ट्रिकल में क्या क्या आइसोलेशन आते हैं? सर्किट ब्रेकर आ गए, फ्यूजेस हो गए, केबल्स डिसकनेक्शन हो गए, ये इलेक्ट्रिकल में आते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैकेनिकल में जिस तरह के वाल्व हो गए, ब्लाइंडिंग, डबल वाल्व ब्लॉक एंड ब्लीड या सिंगल ब्लॉक, तो इस तरह की जो मैकेनिकल आइसोलेशन है वो इसमें आते हैं। और हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक में जो भी प्रेशराइज एनर्जी है वो न्यूमेटिक में आता है या हाइड्रोलिक में, ठीक है। आप प्लांट में जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आपको नज़र आएंगी जो कंप्यूटर से ऑन ऑफ होता है, ठीक है। आप इसकी आइसोलेशन जो है कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे की रूल है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि जो भी एनर्जी सोर्स है उसको हमने फिज़िकली स्टॉप कर लेना है, ठीक है। या अगर ऐसी एनर्जी है जो कंप्यूटर से जो कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट होता है, वहाँ से बंद होता है, फिर भी हमने इंश्योर करना है, वहाँ पे फिज़िकली जाके उसको चेक करना है, ठीक है। और वहाँ पे क्लियरली टैग लगाना है किसी भी काम से पहले। तो ये इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कभी कभी जो हमने यहाँ पे एक्सीडेंटल स्टार्टअप का लफ्ज़ पढ़ा है, ये देखो एक्सीडेंटल स्टार्टअप, तो इसका यही मतलब है, ठीक है, कि अगर हमने वहाँ से बंद किया हुआ है कंप्यूटर के ज़रिए तो एक्सीडेंटल स्टार्टअप हो सकता है। तो इस वजह से हमें फ़िज़िकल भी उधर जाके स्टॉप करना पड़ता है। तो इसमें हम अक्सर ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जिसमें आपको पता नहीं चलता कि इसका क्या मतलब है, जिस तरह के ब्लाइंडिंग हो गया, डबल वाल्व ब्लॉक हो गया, ब्लीड हो गया। तो ये सब कुछ टाइम के साथ आएगा। अगर नए बंदे हैं तो उसको टाइम के साथ साथ ये सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन अभी मैं एक एक चीज़ को इस तरह एक्सप्लेन करूं
तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी ज़रूरत होगी मैं उतना ही उस टॉपिक के ऊपर बात करूँगा, ठीक है। हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे कि उसमें हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, हमें क्या क्या चेक करना पड़ता है, उसमें सेफ्टी पॉइंट्स क्या क्या है। तो अगर हमें एक्टिविटी का पता चल जाए और उसमें जो सेफ्टी पॉइंट्स होते हैं उसका पता चल जाए तो हम कोई भी एक्टिविटी फ़ेस कर सकते हैं, ठीक है। जब हम साइट पे जाते हैं तो हमें एक्टिविटी को फ़ेस करना इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि हमने पहले ड्यूटी नहीं की होती है। तो हमें नहीं पता चलता कि अब हमें क्या करना है। तो अगर हम सही से पढ़े, हमारे पास प्रॉपर नॉलेज हो सेफ्टी का, तो हम कोई भी एक्टिविटी बड़े आराम से फेस कर सकते हैं, हमें फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक एब्रेसिव ब्लास्टिंग में, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।